उलमाए किराम के बयानात सुनने के लिए जामिया अशरफिया के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम व उफ़व्विदु अमरी इलल्लाह इन्नल्लाहा बसीरुम बिल इबाद। या अलीम अल्लिमनी या अलीम अल्लिमनी या अलीम अल्लिमनी। अल्हम्दुलिल्लाह। आज अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे 7 असबाक हो चुके हैं और ये आठवां सबक होगा। आज के सबक में हम कोई नई चीज़ नहीं पढ़ेंगे एक एतबार से, अलबत्ता जितना हमने पढ़ा है उसको अमली तौर पे उसकी प्रैक्टिस करेंगे कि विरासत के मसाइल किस तरीके से हल किए जाते हैं। फिर कल जो है इंशाल्लाह एडवांस लेवल के जो विरासत के मसाइल हल करने के तरीके हैं वो सीखेंगे। अभी तक जो कुछ हमने पढ़ा है उसमें जो विरासत के मसाइल हल करने का क्या तरीका है, प्रैक्टिकली जो हमें मसाइल पेश आते हैं क्या तरीक़ाकार इख्तियार किया जाएगा, वो है कि अभी तक जो कुछ हम पढ़ चुके हैं उसका अमली इजरा होगा। ठीक है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये एक शख्स का इंतकाल हो गया, उसकी मैयत जो है ये इस तरह लिटाई गई। विरासत के मसाइल जब हल करनी हो तो इस तरह मैयत जो है वो लिटाई जाती है। अब देखिए, मरने वाले का बाप मौजूद है, मरने वाले का बाप मौजूद है और बेटा मौजूद है। मरने वाले का बाप मौजूद है और मरने वाले का बेटा मौजूद है। अब इतना तो हमने पढ़ लिया कि बाप के 3 अहवाल थे। अगर मैयत मरने वाले का सिर्फ बेटा मौजूद, आपने 3 अहवाल दोहराने हैं। ठीक है, जब मसाइल हल करें 3 अहवाल दोहराया करें ताकि आपको याद हो जाए। मरने वाले का अगर बेटा मौजूद हो तो बाप को छठा हिस्सा मिलता है। छठे हिस्से को अरबी में सुदुस कहते हैं, सुदुस। ठीक है, 1/6 करके भी लिखा जाता है और सुदुस भी लिखा जाता है। ठीक है, दोनों लिखने जरूरी नहीं है, बस वो सुदुस लिख ले वो काफी है। बेटा जो है ज़वील फुरूज में से नहीं, आसाबात में से है। आसाबात की मुख्तलिफ किस्में पड़ी थी। आसाबा बिनफ्सिही के जुज़ उल मय्यत, जुज़ उल मय्यत में बेटा दाखिल है, तो इस नाम के आगे क्या लिखेंगे? आसाबा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये बात याद रखिए, इनको रुऊस कहा जाता है, रुऊस। ये पेन से लिख रहा हूं, बस ये गुजारे लायक लिखा जाता है, मकसूद समझाना है। और यहाँ पे जो होते हैं हिस्से, इनको सिहाम कहा जाता है, सिहाम। सिहाम सहम की जमा है, हिस्सों को कहते हैं। ठीक है, अब यहां तक तो पहले भी हम हल करते रहे। ठीक है, आगे दूसरा काम फिर हमने करना है, जो लास्ट टाइम हमने सबक पढ़ा, मसला बनाने का तरीका। मसला बनाने का तरीका, उसमें मुख्तलिफ सूरतें हमने पढ़ी थी। एक सूरत ये थी कि अगर हमने 6 हिस्से बनाए थे ज़वील फुरूज, ये जो कुरान मजीद में हिस्से मज़कूर है उनकी 6 किस्में थी। उनकी कितने किस्में थी? 6 किस्में थी। 2 ग्रुप बनाए थे, निस्फ, रुबु, सुमुन और सुलुस, सुलुसान, सुदुस। उसमें से एक उसूल हमने पढ़ा था कि अगर उनमें से कोई एक अकेला आ जाए तो उस हिस्से का जो मखरज है, मखरज जो बटे के नीचे हिस्सा होता है, आदद होता है, उसको मखरज कहते हैं। ये जो है मखरज है, ये 6। सुदुस का मखरज 6 है, 1/6 को कहते हैं, तो 6 मखरज है। तो उससे मसला बनाया जाता है और मसला यहाँ पे लिखा जाता है। ये इसको मसला भी कहते हैं, इसको, इस 6 को मसला भी कहते हैं, इसको तस्हीह भी कहते हैं। ठीक है, वो है कि कुल माल जो है हमारे पास ये 6 हो जाएगा। कुल माल जो होता है, मरने वाले की माल के हिस्से जो हमने बनाए होते हैं, 6 बनाने होते हैं। अब 6 का जो छठा हिस्सा है वो बाप को दिया जाता है।
اب یہ دیکھیں چھٹا حصہ کیا ہوتا ہے, یہ 1/6 ہے, 1/6 یہ چھٹا حصہ ہے, ٹھیک ہے. کل مال کیا ہے, یہ ہے, یہ کل مال ہے. اب یہ سمپل سا طریقہ ہے, کل مال کو سدس پہ تقسیم کر دیں تو وہ نکل آ جائے گا. اب دیکھیں یہاں پیچھے جب 6 پہ تقسیم کرتے تو ایک جواب آتا ہے, تو گویا کہ چھٹا حصہ ہمارا کیا نکل آئے گا, 1 نکل آئے گا. ٹھیک ہے, چھٹا حصہ ہمارا کیا آ گیا, نکل آ گیا. یہ ہم نے ادھر لکھ لیا, ٹھیک ہے, یہ تیسرے رو میں. اب دیکھیں 6 میں سے جب 1 نکالا جاتا ہے باقی کتنا بچتا ہے, 5. باقی کتنا بچتا ہے, 5. تو یہ ذوی الفروض, باب ذوی الفروض تھا, اس کا حصہ ہم نے دیا تھا. ہم نے عصبات کے بارے میں پڑھا تھا, ذوی الفروض سے جو باقی بچ جاتا ہے وہ عصبات کو دیا جاتا ہے. تو یہاں پہ عصبہ کیا ہے, بیٹا ہے. تو باقی کتنا بچا, 5. وہ 5 ہم نے کس کو دے دیا, بیٹے کو دے دیا. 5 اور 1 6, 5 اور 1 کتنے ہو گئے, 6. تو گویا کہ یہ 6 مکمل حصے تقسیم ہو گئے. یعنی مرنے والے کی جو جائیداد ہے, ترکہ ہے, اس کے 6 حصے بنائے جائیں گے. 6 کا چھٹا حصہ یعنی 1 جو ہے باپ کو ملے گا, اور باقی جو بچ گیا 5 حصے وہ کس کو مل جائیں گے, وہ باپ کو مل جائیں گے. اب فیصد معلوم کرنے کا طریقہ, فیصد معلوم کرنے کا طریقہ میں نے آپ کو بتایا تھا. سہم جو ہے اس کو تقسیم کرنا ہے, اس کو تقسیم کس پہ کرنا ہے, کل حصے پہ, یہ مسئلے پہ 6 پہ, اور پھر ضرب دینا ہے 100 کے ساتھ, تو فیصد نکل آ جائے گا. اس حصے کا فیصد کیا ہو جائے گا, نکل آ جائے گا. اب یہاں پہ ہمارے پاس ایک سہم کیا ہے, 1 ہے. 1 کو تقسیم کریں گے 6 پر, یہ تقسیم کی علامت یہ ہے, ٹھیک ہے, اور ضرب کریں گے 100 پہ. یہ کرتے بھی جائے موبائل سے. دیکھیں موبائل سے جب تقسیم کریں گے 1 تقسیم 6 ضرب 100, تو یہ تقریباً نکل آتے ہیں 16.67%. تو گویا کہ باپ کا جو ہے فیصد کے اعتبار سے حصہ کیا آئے گا, 16.67%. اب اسی طرح یہ بیٹے کے حصے کتنے تھے, 5 تھے. اب یہ 5 کو اسی فارمولے کے تحت کہ سہم کو تقسیم کرنا ہے مسئلے میں اور ضرب دینا ہے 100 میں. 5 کو تقسیم کر دیا 6 میں اور ضرب دے دیا 100 میں, تو کتنا بچتا ہے, کتنا بنتا ہے, 83.33 یا 33%. تو گویا کہ کل جائیداد میں سے 16.67% باپ کو ملیں گے, اور کل جائیداد میں سے 83.33% جو ہے یہ بیٹے کو مل جائیں گے. یہ آپ کا حصہ کیا ہو گیا, یہ آپ کا حصہ مکمل ہو گیا. یہ ایک مسئلہ آپ کا میراث کا کیا ہو گیا, حل ہو گیا ہمارا. ٹھیک ہے, اب دیکھیں دوسرا مسئلہ حل کرتے ہیں. ذرا توجہ کریں, ٹھیک ہے. پچھلے اسباق کی طرف صرف میں اشارہ کرتا جاؤں گا. اب دیکھیں ایک شخص کا انتقال ہوا, مرنے والے کا باپ موجود ہے, ٹھیک ہے, اور مرنے والی کی بیٹی بھی موجود ہے. بیٹی کیا ہے, 1 ہے. یہاں پہ وہ رفع ہم نے لکھ لیے, ٹھیک ہے. اب باپ کے ہم نے احوال پڑھنے ہیں, تو دوسری حالت ہم نے پڑھی تھی کہ اگر میت کی مؤنث اولاد ہو, بیٹی مؤنث اولاد ہے میت کی,
तो बाप को क्या मिलता है, सुदुस भी मिलता है, छठा हिस्सा भी मिलता है, प्लस आसबा भी होता है, प्लस क्या होता है, आसबा भी होता है, ठीक है। और बेटी के अहवाल भी हमने पढ़े थे कि अगर बेटी एक हो तो बेटी को क्या मिलता है, निस्फ मिलता है, यानी आधा मिलता है, कुल माल का आधा मिलता है, निस्फ, ठीक है। यहां तक तो हमारा काम था, जो अहवाल हमने पढ़े थे ये तो हल हो गया, ठीक है। अब दूसरा काम जो हमारा शुरू होना, अब ये सुदुस बाप को कैसे मिलेगा, निस्फ जो है बेटी को कैसे मिलेगा, क्या तरीका इख्तियार करेंगे। इसके लिए मसला बनाने का जो तरीका हमने पढ़ा था सबक नंबर 7 में, जो तफसील हमने पढ़ी थी, मसला बनाने का तरीका, मसला बनाने का जो तरीका हमने पढ़ा था, ये सबक आपके पेश नजर होना चाहिए, ठीक है। तो वहां पे हमने पढ़ा था कि अगर वो कुरान मजीद में जो 6 हिस्से मज़कूर है उनको 2 हिस्सों में तकसीम किया था। पहला ग्रुप जिसमें निस्फ, रुबा और सुमुन दाखिल थे, दूसरा ग्रुप जिसमें सुलुस, सुलुसान और सुदुस दाखिल थे। तो ये सुदुस जो है, ये सुदुस, ये कौन से ग्रुप में से है, दूसरे ग्रुप में से है, और निस्फ जो है पहले ग्रुप में से है। हमने पढ़ा था कि अगर पहला ग्रुप जो है दूसरे ग्रुप के साथ मिक्स होके आ जाए, अगर पहले ग्रुप में से निस्फ हो, पहले ग्रुप में से क्या हो, निस्फ हो, और दूसरे ग्रुप में से कोई भी हो, सुलुस हो, सुलुसान हो या सुदुस हो, तो मसला 6 से बनाया जाता है, यानी कुल हिस्से 6 फर्ज करते हैं। तो मसला हमने किससे बना लिया, 6। अब देखें, ये अलग से रफ अमल में कर रहा हूं, साइड पे मैं रफ अमल कर रहा हूं। सुदुस क्या होता है, 1/6। सुदुस क्या होता है, 1/6। और ये 6 हमारे पास क्या है, कुल हिस्से है, ठीक है। अब 6 को 1 के साथ जर दें तो 6 ही निकलता है। अब 6 को तकसीम करते हैं 6 पर तो 1 निकल आएगा। तो गोया कि एक हिस्सा जो है बाप को मिल गया सुदुस होने की वजह से, बाप को क्या मिल गया, सुदुस होने की वजह से एक हिस्सा मिल गया, छठा हिस्सा मिल गया। अब इसी तरह बेटी का क्या हिस्सा है, निस्फ है, जविल फरूज है ना। निस्फ को कैसे लिखा जाता है, 1/2, 1/2। और ये मसला जो है 6, कुल हमारे पास क्या है, 6 है। कुल माल हमने जायदाद के कितने हिस्से बनाए हैं, 6 है। तो 6 को 1 के साथ जब जर देते हैं 6 ही रहता है, और 6 को जब तकसीम करते हैं 2 पर, तकसीम करते हैं 2 पर, तो जवाब क्या निकल आता है, 3, ठीक है। अब 6 का निस्फ क्या होता है, 3, 3, ये 3 है, ठीक है। जवील फरूज को हमने हिस्सा दे दिया, बाप जो है ये जवील फरूज होने की हैसियत से सुदुस यानी छठा हिस्सा मिलना था, वो 1 हमने दे दिया। इसी तरह बेटी जवील फरूज थी, उसको हमने 3 जो है वो दे दिया, निस्फ दे दिया। 3 और 1 कितने बनते हैं, 4। कुल माल हमारे पास कितना था, कुल जायदाद 6 थे, तो 6 में से 4 जो है वो जवील फरूज के पास चला गया, बाकी कितना बच गया, 2। हमने पढ़ा था कि जवील फरूज से जो कुछ बाकी बचता है वो आसबा को दिया जाता है। तो यहाँ पे बाप जो है आसबा भी है, बाकी कितना बच गया था, 2 बच गया था, बाकी जो है 2 बच गया था। तो आसबा होने की हैसियत से वो 2 जो है बाप को दे दिया, आसबा होने की हैसियत से वो 2 जो है किसको दे दिया, बाप को दे दिया। यहां तक जो है हर एक को हिस्सा मिल गया, यहां तक जो है हर एक को हिस्सा मिल गया, समझ आ गई सबको। जी अब आगे देखते हैं।
اب اگلا مرحلہ جو ہے نا اس کی فیصد معلوم کرنا ہے. ہم نے کیا کرنا ہے؟ فیصد معلوم کرنا ہے. اب فیصد معلوم کرنے کا طریقہ میں نے آپ کو بتایا تھا. اچھا پہلے ترکہ معلوم کرتے ہیں. پہلے ہم کیا کرتے ہیں؟ ترکہ. اب مثلا مرنے والے نے 1000 روپے چھوڑے ہیں. مرنے والے نے کتنے روپے چھوڑے ہیں؟ 1000 روپے چھوڑے ہیں. اب یہ 1000 روپے میں سے چھٹا حصہ کیسے نکالیں گے اور اسی طرح اس کا نصف کیسے نکالیں گے، اس کا فارمولہ آپ کو بتا دیتے ہیں. فارمولہ جو ہے پہلے بتا چکا ہوں. فارمولہ جو ہے وہ یہ تھا کہ سہم یعنی جو حصہ ہوتا ہے ہر ایک کا وہ اس کو ضرب دینا ہے ترکے میں اور تقسیم کرنا ہے تصحیح میں یا مسئلے میں. یہ جو اوپر یہاں پہ میت کے اوپر لکھا جاتا ہے اس کو مسئلہ بھی بولتے ہیں، تصحیح بھی کہتے ہیں. یہاں پہ جو ہے دوسری سائڈ پہ جو ہے ترکہ لکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ترکہ لکھا جاتا ہے. اب یہ جو ہے نیچے یہ لائن یہ سہم ہے تو ان دونوں کو جو جمع کر دیا باپ کا جو سہم ہے 3 ہے نا، یہ جمع کریں گے 3 بن گیا. اب یہ سہم یہ 3 لکھ دیا. ٹھیک ہے، ضرب 100 1000 یہ ترکہ کتنا ہے؟ 1000 ہے. 1000 روپے اس نے چھوڑے ہیں. اس کو تقسیم کریں گے تصحیح. تصحیح ہمارے پاس 6 ہے. یہ جب ہم کریں گے 3 ضرب 1000 تقسیم 6 تو 500 بچتے ہیں. کتنے روپے بچیں گے؟ بنیں گے 500. تو گویا کہ 500 روپے جو ہے باپ کو مل جائیں گے اور 500 روپے جو ہے کس کو مل جائیں گے؟ بیٹی کو مل جائیں گے. اسی کے تحت یہ بیٹی کا بھی ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اب یہ فیصد معلوم کرنے کا طریقہ. فیصد اگر آپ نے معلوم کرنا ہے تو اس کا بھی سمپل سا فارمولا بھی آپ کو بتا دیا. سہم کو تقسیم کرنا ہے تصحیح میں مسئلے میں یا تصحیح میں یعنی جو جس سے ہم نے مسئلہ بنایا. ٹھیک ہے، اور ضرب دینا ہے 100 کے ساتھ تو فیصد نکل آ جائے گا. مثلا سہم ہمارے پاس کیا ہے؟ 3 ہے اور تصحیح کیا ہے؟ 6 ہے. ضرب 100 تو یہ 50% نکل آئے گا. کتنا نکل آئے گا؟ 50% نکل آئے گا. یہ سمجھ آ گیا؟ یہ مثال بھی سمجھ آئی سب کو یا نہیں؟ یہ تو آسان مثالیں اس وجہ سے آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا. آگے جب آپ میراث کے مسائل حل کریں گے انشاءاللہ کل جو مسائل ہم حل کریں گے نا وہاں پہ ہزاروں میں حصے بناتے. یہاں پہ تو 6 سے بن گیا، وہاں پہ پھر آپ جو ہے ہزاروں میں بنائیں گے. اب ایک اور مثال دیکھتے ہیں. توجہ کریں دوبارہ سمجھ آ جائے گی. ابھی تیسرا مسئلہ ہم حل کرتے ہیں آج. اب دیکھیں ایک شخص کا انتقال ہو گیا بلکہ ایک خاتون کا انتقال ہو گیا. اب ہر وقت مردوں کو مارنا نہیں، کبھی خاتون کو بھی مارنا پڑتا ہے. خاتون کا انتقال ہو گیا. اب دیکھیں خاتون کے والد صاحب جو ہے وہ حیات ہے، باپ موجود ہے اور شوہر بھی جو ہے وہ موجود ہے. اب باپ کے احوال زبانی ازبر یاد ہونے چاہیے کہ اگر اولاد موجود نہ ہو میت کی تو باپ کیا ہوتا ہے؟ عصبہ ہوتا ہے. تو اس لیے ہم نے باپ کے نیچے عصبہ لکھ لیا. شوہر کے احوال آپ کو ازبر یاد ہونے چاہیے. میت کی اولاد نہ ہو تو شوہر کو کیا ملتا ہے؟ نصف ملتا ہے. شوہر کو کیا ملتا ہے؟ نصف ملتا ہے. اب دیکھیں ہم نے پڑھا تھا یہاں تک تو مسئلہ حل ہو گیا. اب مسئلہ بنانے کا جو طریقہ ہے وہ کل کا جو سبق ہم نے پڑھا تھا اس کی طرف متوجہ ہونا ہے. اب ہمارے پاس صرف نصف ہے تو ہم نے پڑھا تھا کہ اگر 6 حصوں میں سے کوئی ایک آ جائے تو اس کا جو مخرج ہوگا اس سے مسئلہ بنائیں گے. اور مخرج کے بارے میں بتایا تاکہ جو بٹے کے نیچے عدد ہوتا ہے اس کو مخرج کہتے ہیں. نصف اس کو جب ریاضی کے زبان میں لکھیں گے 1/2 تو بٹے کے نیچے 2 آ گیا
तो गोया कि ये निस्फ का मखरज क्या है, 2 है, 2 से मसला बना दिया। अब 2 का निस्फ कैसे मालूम करना है, यहाँ पे तो आपको आसान मालूम होगा कि आधा यानी 1 मिलेगा, लेकिन ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। निस्फ पहले लिखना है, ये 1/2 इस तरह लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ पे जो मसला है तस्हीह जो है उसको लिखना होता है इस तरह, 2, ये तस्हीह 2 है, कभी ये 6 होगी, कभी 24 होगी, कभी 12 होगी, जो आपकी तस्हीह होगी वो आपने लिखनी है। अब ये जब 2 को 2 पे तकसीम कर दिया तो कितना आ गया, 1 आ गया, ये क्या हो गया, 1 आ गया। अब बाकी कितना बच गया, 1। हमने पढ़ा था जब ज़वील फुरूज को हिस्सा देते हैं, बाकी जो बचता है वो आसबा को देते हैं, तो 1 बाप को मिल गया आसबा होने की हैसियत से, आसबा होने की हैसियत से 1 क्या हो गया, बाप को मिल गया। यहां तक तो मसला आपको हल करना आ गया, मालूम हो गया। अब अगला मरहला, हम फर्ज करते हैं कि मरने वाले ने 50,000 रुपए छोड़े थे, मरने वाले ने 50,000 रुपए छोड़े हैं। ये तरक्का मरने वाले का क्या है, तरक्का है ये 50,000 रुपए। अब अगर कोई कह दे कि 50,000 रुपए जो है ये बाप और शोहर मौजूद है, ये इसको कैसे दें, तो यहां तक आपने हल कर दिया। अब मैंने बताया था कि सहम को ज़र्ब देंगे तरक्के में और तकसीम करेंगे तस्हीह में, तो जवाब निकल आ जाएगा। तो 50,000 को 1 में जब ज़र्ब दे दिया तो 50,000 ही रहेगा, तो और तकसीम कर दिया तस्हीह में 2 में, तो कितना बाप का हिस्सा क्या आएगा, 25,000। बाप का हिस्सा क्या बनेगा, 25,000। इसी तरह निस्फ, ये शोहर का भी हिस्सा क्या निकल आएगा, 25,000। फीसद का भी तरीका मैंने आपको बता दिया था कि सहम को तकसीम करना है तस्हीह पे, ये जो है ये इसको साम कहते हैं और ये तस्हीह है, इसको तकसीम करना है तस्हीह पे और ज़र्ब देना है 100 पे, ज़र्ब देना है 100 पे, तो फीसद भी निकल आएगा। जब ये पूरा प्रोसेस करेंगे तो 50% निकल आएगा, ठीक है, 50%। ये मसला समझ आ गया सबको, जी बताएं मसला समझ आया कि नहीं। अच्छा एक और मिसाल देखें, अब मसलन एक खातून का इंतकाल हो गया, जिनको अभी तक फीसद निकालना नहीं आया, अब भी देखें दोबारा तवज्जो से देखिए, समझ आ जाएगी। अब ये हकीकी बहन है, खातून का इंतकाल हुआ, ये हकीकी बहन है, ठीक है, और इसी तरह खातून का शोहर भी मौजूद है। अब देखें हकीकी बहन के अहवाल हमने पढ़े थे, 5 अहवाल पढ़े थे, अगर आपने याद किए हों तो ये निस्फ मिलेगा, ठीक है, अगर एक हो तो निस्फ मिलता है। शोहर के अहवाल हमने 10 पढ़े थे गालिबन, तो शोहर को भी क्या मिलेगा, रुबु मिलेगा ना।
शौहर को भी निस्फ मिलेगा, ठीक है, क्योंकि औलाद नहीं है, औलाद नहीं है। अब देखिए यहां पे निस्फ आ गया, एक ही आ गया ना, तो मसला दो से ही बनाया जाएगा, मखरज से। दो का निस्फ एक होता है, वो फार्मूला मैंने आपको बता दिया। ये एक इसको गया, ये एक इसको गया। अब हम फर्ज करते हैं कि तरका जो है 70,000 है, चलें ताकि थोड़ा मुश्किल हो जाए, ठीक है। बस आपको फार्मूला याद होगा तो वो हल कर सकेंगे, ठीक है। फार्मूला मैंने क्या बताया था आपको कि तरका, उसको सहम को ज़र्ब देना है तरके में, सहम जो है इसको ज़र्ब देना है तरके में। सहम कौन सा है, ये सहम है, देखिए ये मैं ज़र्ब देना है, ये अलामत भी मैंने लगा दी, ये सहम है, ठीक है, ये तरका है। सहम को ज़र्ब किस में देना है, तरके में। सहम को ज़र्ब दे दिया तरके में, और तकसीम करना है, फिर उसके बाद जो जवाब आ जाए उसको तकसीम करना है तस्हीह में। ये तस्हीह है, ये दो तस्हीह है, तकसीम करना है फिर उसमें, तो जवाब निकल आएगा। 70,000 को एक के साथ ज़र्ब दिया, 70,000 ही रहेगा, ठीक है, और तकसीम कर दिया दो पर, चाहिए 7,000 है, 70,000 नहीं है, चले 7,000 ही फर्क, तो 3,500 आ जाएगा, ठीक है। 3,500, 70,000 कर देंगे 35,000 आ जाएगा, 3,500, ठीक है। इसी तरह इसका भी 3,500 आएगा। अब जिनको फीसद समझ नहीं आई वो भी बिल्कुल आसान है। फीसद का फार्मूला आपको याद होना चाहिए कि सहम को तकसीम करना है तस्हीह पे, ये तस्हीह यहां पे है, इसको क्या करना है, तकसीम करना है, और फिर ज़र्ब देना है 100 पे, ज़र्ब देना है, जो जवाब आए 100 पे, तो क्या निकल आएगा, फीसद निकल आएगा, तो 50% निकल आ गया। ये 50% क्या हो गया, ये निकल आ गया, ठीक है। ये बिल्कुल आसान से सिंपल से मसाइल है, वो आपको बताए जा रहे हैं। मुश्किल मसाइल की तरफ अभी हम नहीं गए, वो इंशाल्लाह कल के सबक में हम पढ़ेंगे मुश्किल मसाइल भी। मुश्किल जो मसाइल है वो कल के सबक में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। अब जो है बिल्कुल जो आसान और सिंपल से मसाइल है वो हम हल कर रहे हैं। अब ये थोड़ा सा हट के एक मसला है, इसका कुछ हिस्सा आज पढ़ लेते हैं, बकिया इंशाल्लाह फिर मजीद तफसीलात इसकी जो है कल पढ़ लेंगे, ठीक है। आज शायद समझ में ना आए, कल इंशाल्लाह फिर समझ आएगी। अब मसलन दो बेटियां हैं, एक शख्स का इंतकाल हुआ, मरने वाली की कितनी बेटियां हैं, दो बेटियां। वह कि आदद रूस दो है, आदद रूस वरसा की तादाद यहाँ पे दो हो गई, और एक पोती है, क्या है, एक पोती है और एक पोता है, एक पोती है और एक पोता है, ठीक है। अब देखें बेटियों के अहवाल, एक हो तो निस्फ, दो हो तो सुलुसान मिलता है, उनको क्या मिलता है, सुलुसान। पोतियों के अहवाल, ठीक है, अगर पोता आ जाए तो आसबा हो, डायरेक्ट ये है, तो पोता आ गया तो आसबा बन जाएंगी ये, और पोता खुद भी आसबा होगा क्योंकि बिनफ्सी ही में दाखिल है ये, ठीक है।
اب دوسرا مرحلہ ہمارا پیش آتا ہے، سلوسان جو ہے یہ آ گیا، تو سلوسان کو ریاضی کی زبان میں جو لکھا جاتا ہے وہ اس طرح 2/3، تو سلوسان کا مخرج کیا ہے؟ 3 ہے، تو مسئلہ جو ہے ہم نے 3 سے بنایا، مسئلہ ہم نے کیا کر دیا؟ 3 سے بنایا، تو 3 کا سلوسان کیا بنتا ہے؟ دیکھیں فارمولا آپ کو یاد ہونا چاہیے، 2/3 سلوسان لکھ دیا، اور تشریح ہمارے پاس کیا ہے؟ 3، تو 2 کو 3 کے ساتھ ضرب دیا، کیا بنا؟ 6، اور 6 کو تقسیم کیا 3 پہ، تو کتنا جواب نکلا ہے؟ 2، کیا ہو گیا؟ 2 نکل آ گیا، ٹھیک ہے۔ 2 جو ہے یہ ہم نے 2 بیٹیوں کو دے دیا، یہ دونوں جو ہے عصبہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب باقی کتنا بچ گیا؟ 1 بچ گیا، تو یہ ایک جو ہے عصبہ کو مل جائے گا، یہ ایک جو ہے عصبہ کو مل جائے گا۔ اب یہ الگ بات ہے کہ یہ ایک جو ہے ان پہ پورا تقسیم نہیں ہو رہا، 2 افراد ہے، یہ انشاءاللہ کل کے مسئلے میں پڑھیں گے کہ ایک کو کیسے تقسیم کرنا ہے، کیا طریقہ اختیار کرنا ہے، اس کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے، کیا طریقہ اختیار کریں گے، یہ کل کے سبق میں انشاءاللہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ یہاں تک سارے مسائل سمجھ آ گئی سب کو؟ جی ابھی ایک اور مسئلہ حل کرتے ہیں، دیکھیں بس وراثت تب آپ کو سمجھ آئے گی جب اپنے گھر والوں میں سے افراد کو مارنا شروع کر دیں، افراد کو مارنا شروع کر دیں اور اس طرح ان کی میت لٹھاتے جائیں اور مسائل حل کرتے جائیں، تو انشاءاللہ سمجھ آئے گی۔ اب دیکھیں ایک شخص کا انتقال ہوا، ایک خاتون کا انتقال ہوا، اس کی ماں جو ہے زندہ ہے، باپ بھی موجود ہے، اور شوہر بھی موجود ہے۔ اب سچ مچ میں مارنا نہیں، فرضی طور پہ کسی کو مردہ تصور کرنا ہے۔ اب دیکھیں ماں کے احوال ہم نے پڑھے تھے، 3 احوال پڑھے تھے، اگر میت کی اولاد میں سے کوئی ہو تو بھی چھٹا حصہ ملتا تھا، اگر میت کی 2 بہن بھائیوں میں سے کوئی ہو تو بھی چھٹا حصہ ملتا تھا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح میت کی اولاد میں سے کوئی نہ تھا اور باپ وغیرہ بھی موجود نہ ہوتا، تو ایسی صورت میں ثلث الکل ملتا تھا، لیکن اگر میت کا باپ موجود ہو اور زوجین میں سے کوئی ہو تو ثلث ما بقیہ ملتا ہے، ثلث ما بقیہ، ٹھیک ہے۔ یہ میں نے کہا زوجین میں سے حصہ دینے کے بعد جو باقی بچ جائے گا اس کا ثلث دینا ہوتا ہے۔ باپ کے احوال ہم نے پڑھے تھے، میت کی اولاد نہ ہو تو باپ کیا بنتا ہے؟ عصبہ بنتا ہے، اور شوہر کو کیا ملے گا؟ شوہر جو ہے نصف ملے گا، شوہر کو یہاں پہ کیا ملے گا؟ ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں مسئلہ بنانے کا طریقہ جو ہے وہ ہم دیکھیں گے۔ اب ہمارے پاس ایک ثلث ہے، اب یہ نہیں دیکھنا کہ ما بقی آ گیا، اصل میں یہ ثلث ہے، ما بقی الگ سے وہ صفت ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا نصف ہے، پہلے گروپ میں سے نصف ہے اور دوسرے گروپ میں سے ثلث ہے، تو ہم نے پڑھا تھا پہلے گروپ میں سے نصف ہو اور دوسرے گروپ میں سے ثلث ہو یا کوئی بھی ہو تو مسئلہ 6 سے بنایا جاتا ہے، مطلب یعنی کل مال کے، کل جائیداد کے 6 حصے بنائے جاتے ہیں۔ اب دیکھیں
जहां पे सुलुस मा बकिया आ जाए, सुलुस मा बकिया, तो पहले शोहर या बीवी को हिस्सा दिया जाता है। यहाँ पे शोहर है तो पहले इसका हम हिस्सा दे देंगे। निस्फ कैसे लिखते हैं, 1/2, और कुल हमारे पास तस्हीह कितनी है, 6 है, तो 6 को तकसीम कर दिया 2 पे, कितना बचता है, 3 बचता है ना, तो मतलब निस्फ 6 का क्या बन गया, 3 बन गया। अब 3 हमने शोहर को दे दिया, बाकी कितना बच गया, 3, माँ बकिया क्या है, 3 है। अब देखिए सुलुस क्या है, सुलुस माँ बकिया, ये 1/3 है, सुलुस को कैसे लिखते हैं, 1/3, और माँ बकिया क्या था, शोहर को हिस्सा जो दे दिया, बाकी कितना बच गया था, 3, तो 3 का सुलुस क्या होगा, जब 3 को 3 के साथ तकसीम करेंगे तो 1 होगा, तो सुलुस माँ बकिया क्या हो गया, 1 हो गया। अब ये 1 और 3 4, और बाकी कितना बच गया, 2, 2 जो है बाप को मिल जाएगा असबा, असबा होने की हैसियत से। देखिए एक ये सुलुस मा बकिया है और एक सुलुसुल कुल है। अब अगर कुल माल जो है, कुल माल हमारे पास कितना है, 6 है, 6 का सुलुस जो है वो 2 बनता है। ये मैं जरा आपको बता दूं कि 1/3 ये सुलुस है और ये 6 है, तो 6 का सुलुस कितना बनता है, 2 बनता है। लेकिन हमने यहाँ पे क्या करना है, सुलुस से कुल नहीं देना, सुलुस मा बकी देना है, यानी शोहर को हिस्सा देने के बाद जो बाकी बच जाएगा उसका 1/3 देना है, उसका सुलुस देना है। शोहर को हमने 3 दे दिया तो बाकी कितना बच गया, 3, तो 3 का तिहाई जो हमने दे दिया माँ को, सुलुस मा बकिया वो मिल गया। बाकी 1 और 3 कितना होता है, 4, बाकी कितना बच गया था, 2 बच गया था, बाकी कितना बच गया, 2, वो जो है बाप को आसबा होने की हैसियत से दिया, बाप आसबा था इसलिए हमने दे दिया। ठीक है, यहां तक मसला हल करना समझ में आ गया इसका। अब ये तरक्का जितना भी आप तस्वुर करें, करोड़ों में करे, 1 करोड़ करे, 2 करोड़ ले, फार्मूला आपको आना चाहिए कि सहम को आपने जर्ब देना है, सहम को आपने क्या करना है, जर्ब देना है तरक्के में, और तकसीम करना है तस्हीह में। फीसद मालूम करना है तो सहम को आपने तकसीम करना है तस्हीह में, और जर्ब देना है किसमें, 100 में, जो फीसद निकल आ जाएगा। जी ये लास्ट वाला मैं दोबारा समझाता हूं, जरा तवज्जो देखें। हमने ये किया, एक मिनट में जरा ये, यहाँ पे सुलुस मा बकिया को समझना है आपने, ठीक है। सुलुस मा बकिया का मतलब ये होता है कि शोहर को हिस्सा दे देंगे पहले, ठीक है, फिर जो बाकी माल बच जाएगा उसका सुलुस जो है माँ को दे देंगे, ठीक है, और फिर इन दोनों सुलुस, माँ का हिस्सा और शोहर का हिस्सा, ज़वील फुरूज का जो हिस्सा है, उन दोनों को जमा कर देंगे, तो जो बाकी बच जाएगा इन दोनों से वो बाप को आसबा होने की हैसियत से मिल जाएगा। तो पहले ग्रुप में से निस्फ है हमारे पास, दूसरे ग्रुप में से सुलुस है। मसला किससे बना लिया, 6 से। 6 का निस्फ कितना होता है, 3, हमने शोहर दे दिया, बाकी कितना बच गया, 3 बच गया, इसमें से 3 माइनस कर दिया, बाकी कितना बचता है, 3 बचता है। 3 का सुलुस क्या होता है, 1 होता है, 1 और 3 को जमा कर दिया, 4 हो गया, ये कितना हो गया, 4 हो गया। ये यहाँ पे लिखना नहीं है, वैसे समझाने के लिए मैं लिख रहा हूं। अब ये 4 को 6 से निकाल दिया तो कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा, तो ज़वील फुरूज का हिस्सा 4 हो गया, बाकी 2 बच गया, वो बाप को हमने दे दिया, वो हमने क्या कर दिया, बाप को दे दिया। उम्मीद करता हूं अब समझ आ गई होगी, अब समझ आ गई होगी, समझ आई कि नहीं। एक और मिसाल हल करें, आखिरी मिसाल।
ये जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए आसान होगा। एक शख्स का इंतकाल हुआ, उसकी बाप शरीक बहन है, उसकी बाप शरीक बहन जो है वो जिंदा है, और उसकी पोती भी मौजूद है। मरने वाली की पोती जो है, अच्छा यहाँ पे जो लिखा जाता है ना, मतलब माँ बाप शरीक बहन और पोती जो है, इनका आपस में रिश्ता नहीं है, बल्कि ये मरने वाले के साथ रिश्ता है इनका, ये मरने वाले के साथ रिश्ता होता है, ठीक है। अब ये बाप शरीक बहन किसकी है? मरने वाले की। पोती किसकी है? मरने वाले की, ठीक है। इनका आपस में ये रिश्ता नहीं है, इनका आपस में कुछ और रिश्ता बनता है। तो ये बाप शरीक बहन है। बाप शरीक के साथ अहवाल आपने पढ़े थे। तो मैयत की मुअन्नस औलाद हो तो बाप शरीक बहन जो है आसबा बनती है। आसबा की भी किसमें हमने पढ़ी थी? आसबा बगैर ही या आसबा मा गैर ही? आसबा मा गैर ही, ठीक है, वो लिखने की जरूरत नहीं होती यहाँ पे। पोती के 6 अहवाल आपने पढ़े थे। अगर एक हो तो पोती को निस्फ मिलता है। पोती को क्या मिलता है? निस्फ। ये तो आपने कर दिया। अब ये निस्फ देना किस तरीके से है, तो इसके लिए आपको मसला बनाना आना चाहिए। हमने वो 2 हिस्सों में तकसीम किए थे। अगर एक आ जाए, हिस्सा आ जाए 6 में से, 6 हिस्सों में से कोई एक आ जाए, अकेला आ जाए, तो उसका जो मखरज होगा तो उसी से मसला बना देंगे। तो निस्फ का मखरज जो है 2 है, तो 2 से हमने मसला बना दिया, यानी कुल माल के 2 हिस्से बना लिए। 2 का निस्फ जो है 1 बनता है, वो हमने दे दिया। जवील फुरूज को हमने हिस्सा दे दिया। अब जवील फुरूज से बाकी क्या बच गया? 1 बच गया, वो बाप शरीक बहन को दे दिया, बाप शरीक बहन को दे दिया। अब वो तरका आप देख के 50,000 है, 50 करोड़ है, 60 लाख है, 80 लाख है, अरब है, जितना भी है, वो फार्मूला आपको याद होना चाहिए कि अब مثلا बाप शरीक बहन का क्या हिस्सा बनेगा? बाप शरीक बहन का जो हिस्सा है 1, उसको ज़र्ब देना है तरके में, तरका जितना भी हो, और फिर उसको तकसीम करना है तस्हीम में, यानी 2 में, उसको 2 में तकसीम कर देना है, तो बाप शरीक बहन का हिस्सा आ जाएगा। पोती का हिस्सा 1 है, इसको आपने ज़र्ब देना है तरके में, तरका जितना भी हो, उसको तकसीम करना है तस्हीम में, यानी 2 में, तो पोती का हिस्सा आ जाएगा। फीसद मालूम करना है तो वो भी आसान और सिंपल सा तरीका है कि सहम को तकसीम करना है तस्हीम में और ज़र्ब देना है किसमें? 100 में, तो फीसद निकल आ जाएगा। समझ आ गई? मजीद मिसाल हल करने की जरूरत है या नहीं? चलिए, अल्हम्दुलिल्लाह कि आप सबको समझ आ गया, अल्लाह का शुक्र है। अब इसी तरह आप सब ने प्रैक्टिस करनी है। कल भी हम इंशाल्लाह अब जो आखिर तक हम मिसालें हल करते रहेंगे। अब आखिर तक हमारे सबक में मिसालें ही आएंगी, लेकिन मिसालें वो मुश्किल होंगी। मिसालें क्या होंगी? मुश्किल होंगी, आसान वाली नहीं होंगी। कल इंशाल्लाह तस्हीह के उसूल जो है वो हम पढ़ेंगे, तस्हीह के उसूल वो हम पढ़ेंगे। तो आज जो सबक आपको पढ़ाया गया इसकी प्रैक्टिस करें, अपनी तरफ से मिसालें हल करने की कोशिश करें, समझ ना आए फिर भी हल करें, ताकि इंशाल्लाह आपका जहन जो है ये चलना शुरू हो जाए। अल्लाह ताला